ओके, वेलकम बैक डियर। हमने पिछले वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। और फिर हमने ओम्स लॉ किया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से और करंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी किया। 10th में हम खाली डेफिनेशन और V इक्वल टू आई आर पढ़ लेते थे, लेकिन 12th में हम उसको डिराइव करते हैं। और जब हमने उसको ड्राइव किया था ओम्स लॉ को ड्राइव करने के बाद लास्ट में रेजिस्टेंस हम निकाल चुके थे कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ, इतने फैक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। उसकी डेरिवेशन का हमारे को ये फ़ायदा मिला कि हम बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल यहां से कहां से पता लगा भाई? नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग सब्सटेंस में नंबर डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो इट डिसाइड दिस फैक्टर डिसाइड्स नेचर ऑफ मटेरियल। और टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर का फैक्टर कहाँ से पता लग रहा भाई? यहाँ तो कहीं पे भी नहीं है। तो आपने देखा होगा रिलैक्सेशन टाइम, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था तो उसमें रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ा था टेम्परेचर पे, और इवेंचुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पे। ये हम ऑलरेडी दोनों वीडियो में, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और ओम्स लॉ की डेरिवेशन से हमारे को फ़ायदा मिला कि हमारे को फैक्टर्स पता लगे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स। अगर हम फॉर अ गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम कोई कंडक्टर फिक्स कर देते हैं, कोई एक एल्यूमिनियम का ले लिया, कॉपर का ले लिया, फिक्स कर दिया, टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना, तो फिर रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगा? ओनली टू फैक्टर्स। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ एंड रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। Combining these two factors, we can write R is equal to L by A, proportional to L by A. If we remove proportionality sign, we replace it by a constant. In this case, this constant is termed as, where rho is known as specific resistance और रजिस्टिविटी। रो को हम ऐसे बोलते हैं। तो यहां से आप इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। रो की यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। ओम मीटर इसका यूनिट बन जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। डेफिनेशन भी यहां से बना सकते हैं। L is equal to 1, A is equal to 1, therefore rho is equal to R। इसकी डेफिनेशन यहां से बना दी आपने। कैसे बोलेंगे इसको? रजिस्टिविटी is defined as resistance offered by a conductor of unit length and unit area of cross section of a given material।
गिवन मटेरियल, इसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी या सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। कोई स्पेसिफिक मटेरियल है, उसकी रेजिस्टिविटी ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। इफ वी कंपेयर ऑन कंपेयरिंग R is equal to ml over ne square a tau with R is equal to rho L by A। तो जब हम दोनों को कंपेयर करें, इक्वेट कर दें अगर हम इनको, रो L by A इक्वल ml ओवर ne स्क्वेयर a tau, तो रो आपके पास आ जाएगा m ओवर ne स्क्वेयर टाउ। सो रेजिस्टिविटी is independent of the dimensions of conductor, it is independent of length and area cross section। बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, नहीं। जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे तो रेजिस्टिविटी का फाइनल फार्मूला ये बनेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन। किस बात पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल और अ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर depends upon nature of material and physical condition, nature of material and physical condition, and physical condition। कौन सी है भाई फिजिकल कंडीशन? यहाँ पे ये टाउ टेम्परेचर, तो यहाँ पे it is independent of length dimensions, length and area cross section, it is independent of length and area of cross section, length and area of cross section। तो ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती भाई, नेचर ऑफ मटेरियल पे और फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें रेजिस्टिविटी का आ जाता है। अब इस पे आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में, क्वेश्चन कैसे आते हैं? इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, if length of a conductor is increased to twice of its original length, keeping its area of cross section constant, keeping its area of cross section constant, how will it affect its resistance and resistivity, its resistance and resistivity। तो अभी आपने आर्टिकल में क्या सीखा था? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दें, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रखें, थिकनेस सेम रखें उसकी, तो उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, that is resistance, as resistance directly proportional to length, that is resistance becomes double, resistance will become double, on increasing its length twice।
लेंथ डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी। ताजा ताजा अभी आपने पढ़ा था, देयर विल बी नो इफेक्ट आर इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वेयर। टाउ आपने रजिस्टिविटी के लिए पढ़ा था, ये कहीं पे एल और ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इट्स रजिस्टिविटी। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे। as resistivity is independent of length and area of cross section, as resistivity is independent of length and area of cross section, independent of length and area of cross section, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है। ये ध्यान रखना है कि मैंने कहा एरिया कीपिंग इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। तो इससे स्टेटमेंट आगे, इससे मिलती जुलती एक स्टेटमेंट और जैसे मैं दे रहा हूं आपको, इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर is stretched to twice of its, चलो हम एक इन जनरल करता हूं, मैं इसको ट्वाइस की बजाय जनरल कर देता हूं। इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज stretched to n times, stretched to n times its initial length, how will it affect its resistance and resistivity? मैंने क्या बोला? इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ। पिछले क्वेश्चन में बोला था कीपिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैंने ये लाइन नहीं बोली है, तो इस छोटी सी बात का ध्यान रखना क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। दूसरा, एक ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ जब हम डबल करेंगे तो क्या होगी भाई? थिनिंग हो जाएगी। किसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो थिनिंग हो जाएगी। ये इसकी इनिशियल लेंथ है L1 A1 और ये इसकी फाइनल लेंथ है L2 A2। किसी वायर को हम स्ट्रेच करेंगे तो थिनिंग होगी उसकी, उसी वायर की लेंथ को हमने स्ट्रेच किया है। तो इससे आपको क्या हिंट मिला? वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। वॉल्यूम तो वही रखी हमने, एक रिलेशन था L2 जो है L1 है n टाइम्स, तो A2 कितना हो जाएगा? A1 और A2 का रिलेशन यहां से आ जाएगा। वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग A1 इंटू L1 इज इक्वल टू, किसी सिलेंडर की वॉल्यूम हम ऐसे निकालते हैं ना, πr²h, तो A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। अब L2 और L गिवन तो है ही, L2 इज n टाइम्स L1,
ये मैंने स्टेटमेंट में दे रखा है। अब A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू NL1। तो ये आपका L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो A2 और A1 में भी रिलेशन आ गया, A2 A1 बाई N आ गया। A2 A1 में भी रिलेशन आ गया, L1 L2 का रिलेशन पता है, और मटेरियल सेम है क्योंकि हमने नेचर तो चेंज नहीं किया। एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखना है, स्ट्रेच्ड टू, यहाँ पे लिखा मैंने स्ट्रेच्ड टू, तो सीधा जो फाइनल लेंथ था वो n टाइम्स होगी इनिशियल लेंथ के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता स्ट्रेच्ड बाई n टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ, तो वहां पे आपका जो फाइनल L2 आता वो आता L1 प्लस NL1। तो स्ट्रेच्ड टू और स्ट्रेच्ड बाई में आपको ये डिफरेंस देखना है, ये याद रखना है, स्टेटमेंट पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना आप। तो अब हमने L1 L2 का रिलेशन ऑलरेडी दे रखा था, A1 A2 का यहाँ से निकाल लिया, वॉल्यूम तो सेम ही रही, तो R1 R2 हम कंपेयर कर सकते हैं। R1 अगर मैं ये लिखूं रो L1 A1, और R2 में इसका R1 मान लें हम इनिशियल, और इसका फाइनल R2 मान लें, फाइनल स्ट्रेच करने के बाद R2 मान लें। रो क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि मटेरियल सेम था, ये L2। तो देयरफॉर R2 बाई R1 हम कंपेयर करेंगे, R2 बाई R1, ये आप कुछ भी इसको इक्वेशन दे देते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग R2 बाई R1 करते हैं, तो देखिए रो L2 बाई A2, रो L1 बाई A1, ये हो जाएगा। तो जब सॉल्व कर रहे हैं रो से रो कट गया, तो L2 बाई A2 इंटू A1 बाई L1। अब आप इसको वैल्यू रख दें, L2 की NL1 है, और A2 की रखेंगे तो A1 बाई N है, इधर से A1 और इधर ये L1, तो ये L1 A1 आपस में कैंसिल हो गए, A1 से A1 और L1 से L1, तो N ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R2 बाई R1 आपके पास आ जाएगा N स्क्वायर, ये N ऊपर जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा R2 इज N स्क्वायर ऑफ R1। तो ये मैंने जनरल कर दिया। तो इसको न्यूमेरिकली जो बोर्ड में आते हैं, जैसे जनरल डेरिवेशन भी आ सकती है, और न्यूमेरिकली जो आते हैं, अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm if its length is stretched to twice of its initial length, then how will it affect its resistance and resistivity? तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, तो मैंने 2 बोला है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, R1 आपको 10 दे रखा था, तो R2 40 ओम आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी लाइन रजिस्टिविटी, नो इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी, नो इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी, नो इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी। ये आप ऐसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ये स्ट्रेच टू और स्ट्रेच बाई में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब हम स्ट्रेच टू लिखेंगे तो L2 इज इक्वल टू NL1 कर देंगे। स्ट्रेच्ड बाई के लिए यहाँ पे अगर स्ट्रेच्ड बाई होता, स्ट्रेच्ड बाई n टाइम्स होता, तो इसी चीज को L2 को हम लिखते L1 प्लस NL1। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हैं तो इस चीज का ध्यान देना है। रेजिस्टिविटी सेम क्यों आई, एज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डायमेंशंस। यहाँ पे हमने ना तो फिजिकल कंडीशन चेंज किया, ना नेचर ऑफ मटेरियल चेंज किया, सेम मटेरियल था। ये बोर्ड में 2-2, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन इस टाइप के आपके पास आते हैं। यहाँ तक आपके पास और क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई? ओम्स लॉ आपने पढ़ा, ओम्स लॉ आपने पढ़ा, इधर आपने वोल्टेज लिया, इधर करंट लिया, कीपिंग फिजिकल कंडीशन सेम, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था इसमें। तो इस पे क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, स्लोप जब आप निकालते हैं, पूरी 11th में स्लोप निकालना सीख सके हो आप, चेंज इन Y एक्सिस अपॉन चेंज इन X एक्सिस।
दैट इज स्लोप। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, यहाँ से आप ग्राफ की फिजिकल इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। इसको ओ ए बी माने, ट्रिग्नोमेट्री सब ने पढ़ रखी। स्लोप को हम टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं। किसके बराबर आ रहा है स्लोप? आई बाई वी। आई बाई वी क्या है? 1 बाई रजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वी बाई आई आपने किया था। और 1 बाई रजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। इसका यूनिट हो जाती है महो। ओम का इनवर्स, और ओम इनवर्स कर लेते हैं, ओम इनवर्स। साइमन भी बोल सकते हैं। ये कंडक्टेंस का यूनिट होता है। तो यानी कि वी आई ग्राफ का स्लोप आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और क्या देता है? कंडक्टेंस देता है। ये इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ सकता है वी आई ग्राफ की, कंडक्टेंस। और इसमें कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ जाएं, आपसे कोई पूछ ले कंपेयर R1 एंड R2, ये आपको R1 दे दिया, ये आपको R2 दे दिया, इधर V है, इधर I है। जनरली हम V को जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, डिपेंडेंट को हम वाई पे लेते हैं। वोल्टेज चेंज करने से करंट चेंज हो रहा है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। ये आपने ओम्स लॉ में पढ़ रखा। तो कोई कहे कि सर अगर इधर वोल्टेज ले लें, इधर करंट ले लें, तो फिर V बाई आई आपको सीधा रेजिस्टेंस देगा। तो ये R1 आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, R1 30 डिग्री, R2 60 डिग्री, ये दे रखा। कंपेयर R1 एंड R2 फ्रॉम ग्राफ 1030 आपको क्या देगा भाई? 1 बाई R1 देगा। ये हम ऊपर ही करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कंपेयर R1 एंड R2। 1060 आपको क्या देगा स्लोप? ये 1 बाई R2 देगा भाई। तो अगर आप इसको डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड, इतना तो आप अपने आप भी कर सकते हैं वैसे। 1030 अपॉन 1060 इक्वल टू, ये 1030 लिखेंगे 1 बाई R1 ओवर 1 बाई R2, ऐसे कर लो। जब सारी वैल्यू आप रखेंगे, 1030 की वैल्यू पता है 1/√3 होता है, 1060 की √3 होता है। तो R2 R1 ऑन सॉल्विंग ये इतना तो आपको कर ही सकते हैं। R2 बाई R1, R2 जो आ जाएगा 3R1 आ जाएगा, और R1 जो आ जाएगा वो 3R2 आपके पास आ जाएगा। ये जब आप कंपेयर करेंगे, R1 आपके पास 3R2 आ जाएगा। करके देख सकते हैं ये आप। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ऐसे ही रजिस्टिविटी आपने किया था, उसका कंडक्टिविटी आ जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ, इसमें एक एक नंबर की डेफिनेशन, एक एक नंबर का वो कंडक्ट रजिस्टिविटी होता है। रजिस्टिविटी ओम मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बोल लो, और महो मीटर इनवर्स बोल लो। ये इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाती है। कंडक्टिविटी 1 बाई रो का हम कर सकते हैं। तो जब हम 1 बाई रो लिखेंगे, रो की वैल्यू रखते हैं m ओवर एन स्केयर, एन स्केयर टाउ ओवर m आ जाएगा। ये कंडक्टिविटी आती है।
बोर्ड में इस कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ है कि वाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन वाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल और कंडक्टर इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे कंडक्टिविटी पे। वाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल is more than that of electrolyte. Why conductivity of metal is more than that of electrolyte? मेटल की या कंडक्टर की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा क्यों होती है? तो आप ये देखेंगे नंबर डेंसिटी, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मेटल इज मोर देन नंबर डेंसिटी ऑफ आयंस इन एन इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 1, conductivity inversely proportional to mass. In metal, mass of electron is negligible, very less as compared to the mass of ions in an electrolyte. मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज कैरियर का मास हम ये ले रहे हैं हम। तीसरा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विस्कस फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन इन मेटल। तो विस्कोसिटी होती है वहाँ पे विस्कस फोर्स ज़्यादा होती है। तो मेटल की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा क्यों होती है, ये हमने इसमें देख लिया है, इसमें सीख लिया है इसकी डेरिवेशन से। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। अब जब आपने देखा कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे क्या होगा और T डिग्री पे क्या होगा वो हम लेते हैं। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। आर को हम ओरिजिनल मान लेते हैं, 0 डिग्री पे मान लेते हैं, और T किसी टेम्परेचर पे ले लेते हैं। चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम उसका, और राइज इन टेम्परेचर ले लेते हैं, राइज और फॉल इन टेम्परेचर। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में बदलाव कितना आएगा ये डिपेंड कर रहा है ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है। तो जितना ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के हिसाब से उसमें ज़्यादा चेंज आएगा, ये कहना चाह रहा है इस तरीके से। और जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस लोगे, 100 डिग्री कर दिया, 200 डिग्री किया या 300 डिग्री किया, तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस लोगे उतना ही उसमें चेंज आएगा। कंबाइनिंग बोथ द फैक्टर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये R0 और T माइनस T0 को कंबाइन कर देते हैं। चेंज इन रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिमूव्ड बाय कांस्टेंट अल्फा T माइनस, वेयर अल्फा इज नोन एज, वेयर अल्फा इज नोन एज temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance। अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस की यूनिट कट गई तो पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस अल्फा का यूनिट बन जाएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप यहीं से बना सकते हैं। हाउ वुड यू डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस,
Temperature coefficient of resistance is defined as change in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature. Value of alpha is positive for metal. Value of alpha is positive for metal. Value of alpha is negative for semiconductor and insulator. Semiconductor and insulator. देखो भाई क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस. पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ that particular substance increases with the rise in temperature. It is said to be positive temperature coefficient. So what do you infer from it? Temperature coefficient is positive for metal. What do you infer from this? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव है, इससे आप क्या समझते हैं? तो मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव है, इससे हम समझते हैं कि विद द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल और कंडक्टर विल इंक्रीज. With the rise in temperature, resistance of metal or conductor will increase. So it is said to be positive value. Value of alpha is negative for semiconductor and insulator. What do you mean? It means with the rise in temperature, resistance of the semiconductor and insulator decreases. Positive का मतलब है मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और नेगेटिव का मतलब है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने से. तो ये है इसका नेगेटिव मतलब. जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक लेवल तक ही उसका घटेगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है. उसके बाद जब सेमीकंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक कंडक्टर के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब जंप कर जाते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, तो वो भी मेटल की तरह ही बिहेव करने लग जाता है, कंडक्टर की तरह ही बिहेव करने लग जाता है. हायर टेम्परेचर पे वो उसका भी रेजिस्टेंस फिर बढ़ता जाएगा. तो किसी सर्टेन वैल्यू तक ही अल्फा नेगेटिव होगा सेमीकंडक्टर के लिए, उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा. वो उसी तरह कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, कोलिजन वो सब वही होंगे. तो ये इसमें काफी क्वेश्चन आपके आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं ये बोर्ड में. अल्फा पॉजिटिव का क्या मतलब है, अल्फा नेगेटिव का क्या मतलब है, अल्फा की यूनिट क्या है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाई कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नानिन आर वाई कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नानिन are used for making standard resistances. Are used for making standard resistances. टिन और कॉपर का अलॉय कॉन्स्टेंटिन और ये मैग्नानिन भी ये अलॉय हैं. तो कॉन्स्टेंटिन और मैग्नानिन ही यूज क्यों होते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है. इस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वर्ड का क्या मतलब है यार. स्टैंडर्ड वर्ड अगर आ गया तो जिसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए टेम्परेचर के हिसाब से या कोई और फिजिकल कंडीशन चेंज करने से, वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू होती है. आप जब भी कोई कंपोनेंट कंप्यूटर है या टीवी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके जो कंपोनेंट हम यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू के होते हैं. कि भाई आप टीवी पूरा दिन 3-3, 4-4 घंटे या कंप्यूटर आपके ऑफिस में लगातार चलते रहते हैं, तो जो उनके कंपोनेंट हैं हीटअप होने से उनकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए तो सारे फंक्शन चेंज कर देंगे वो. तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब फिक्स वैल्यू हो जिसकी, जिस पे कोई इफेक्ट ना पड़े फिजिकल कंडीशंस का, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. तो कॉन्स्टेंटिन और मैग्नानिन कम क्यों यूज करते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ Constantin and Magnanin are used for making standard resistances because of
Constantin and Magnanin are used for making standard resistances because of very small value of temperature coefficient. कॉन्स्टेंटिन और मैग्नानिन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इट्स वेरी स्मॉल. व्हाट डज इट मीन? अरे भाई अल्फा बहुत कम होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत छोटा होगा, तो टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर राइज और फॉल होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो, इसलिए हम कॉन्स्टेंटिन और मैग्नानिन के बनाते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जाते हैं. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल हम अब आगे वाले में करेंगे, आगे आने वाले में इसमें. तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसका बचा हुआ है नेक्स्ट हम खोज. थैंक यू.